होम क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी का 5वां चैप्टर वंशागत और विविधता का सिद्धांत। आज हम देखेंगे भाग 13वां। इसके पहले हमने संलग्नता और पुनर्योजन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर हम बात करते हैं संलग्नता की, तो लिंकेज शब्द संलग्नता शब्द को सबसे पहले टी.एच. मॉर्गन ने दिया और उन्होंने अपने सारे प्रयोग ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर किए। इन्हीं के शिष्य हुए ए स्टर्टीवेंट। तो आज का जो टॉपिक है उस पर हम चलते हैं। आज का टॉपिक है क्रोमोसोम मैप, जिसको हम गुणसूत्र मानचित्र भी कह सकते हैं। तो टी.एच. मॉर्गन के एक शिष्य थे ए स्टर्टीवेंट। ए स्टर्टीवेंट ने कहा कि गुणसूत्रों को हम एक मानचित्र में और उनमें उपस्थित जो जीन है उसके द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो उन्होंने ये कैसे किया, कैसे मानचित्र बनाया, इसके बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो स्टर्टीवेंट ने कहा कि किन्हीं दो संलग्न जीनों के बीच की दूरी, संलग्न जीन किसे कहते हैं इसको हम समझेंगे आगे। संलग्न जीनों के बीच की दूरी जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर की आवृत्ति उनके बीच की दूरी के समानुपाती होता है। तो बात करते हैं, यहाँ पे गुणसूत्र दिया हुआ है। यहाँ पे ए जीन है, यहाँ पे क्या है बी जीन है, यहाँ पे एक और जीन मान लेते हैं, यहाँ पे सी जीन है। तो हम देखते क्या हैं कि ए और सी के बीच की दूरी कम है, ए और बी के बीच की दूरी अधिक है। तो आपको भी पता है, इसके पहले वीडियो में अगर आप नए हैं तो देख लीजिएगा। संलग्नता क्या कहती है कि ए और सी जीन काफ़ी पास हैं तो इनके बीच लिंकेज ज़्यादा होगी, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, संलग्न जीन कहा जाता है। जबकि ए से बी की दूरी क्या है, अधिक है, इनके बीच लिंकेज कम है। तो इससे हम पढ़ चुके थे कि यदि दो जीनों के बीच की दूरी अधिक होगी तो उनमें जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर की संभावना अधिक हो जाती है। दूरी अधिक होगी तो क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, अधिक होगा। अब ये क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय क्या होता है इसको अच्छे से समझते हैं। इसमें थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने डिटेल में पढ़ा था। होता क्या है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के जो प्रोफेज फर्स्ट होती है उसमें क्या होता है कि समजात गुणसूत्र जो है जब अलग होने लगते हैं तो वो अपने खंडों की अदला बदली कर देते हैं। तो उसी खंड के अदला बदली को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब आगे समझते हैं अगले बिंदु पे। गुणसूत्र के जिस स्थान पर जीन रहते हैं उन्हें लोकस कहते हैं। तो लोकस शब्द का मतलब समझते हैं कि आपके सामने ये गुणसूत्र दिया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा ए जीन स्थित है, सी जीन स्थित है और बी जीन स्थित है। तो इन गुणसूत्रों पे जिन स्थानों पे जीन स्थित होते हैं उन स्थानों को हम क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। इस शब्द को समझिएगा कि लोकस शब्द क्या होता है कि जिस स्थान पे, गुणसूत्र के स्थान पे जीन स्थित होते हैं उन्हीं को हम लोकस कहते हैं। अगला पॉइंट है, जब गुणसूत्र के संलग्न समूह को चित्र के रूप में एक सीधी रेखा में प्रदर्शित करते हैं। संलग्न समूह क्या होते हैं, जो एक गुणसूत्र पे जो जीन सारे इकट्ठे होते हैं उन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, संलग्न समूह। तो जब एक ही गुणसूत्र के सभी जीनों को चित्र के रूप में एक सीधी रेखा में प्रदर्शित करते हैं तो इस ग्राफ को क्रोमोसोम मैप कहते हैं। क्रोमोसोम मैप की परिभाषा क्या कहती है कि यदि एक गुणसूत्र है, इसमें और एक जीन ले लेते हैं डी, ये 4 जीन हैं और इन्हीं को लिंक समूह भी कहेंगे। और ये चारों जीन को एक सीधी रेखा में हम ग्राफ के रूप में, एक चित्र के रूप में रख के क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यही क्रोमोसोम मैप कहलाता है। इसी को हम गुणसूत्र मानचित्र कहते हैं। ये किसने बताया, स्टर्टीवेंट ने। और इस प्रक्रिया को क्रोमोसोम मैपिंग कहते हैं। और जो ये प्रोसेस होगी, जो ये प्रक्रिया होगी जिसके द्वारा उन्होंने क्रोमोसोम मैप बनाया, इसी को हम क्रोमोसोम मैपिंग कहेंगे। इसके आगे समझते हैं, किन्हीं दो संलग्न जीनों के बीच की दूरी को नापने के लिए मॉर्गन इकाई का प्रयोग किया गया। मॉर्गन इकाई आप अच्छे से समझते हैं। जैसे दूरी को हम किससे नापते हैं, मीटर से नापते हैं, किलोमीटर से नापते हैं, तो यह इसकी इकाई हो गई। वजन को हम किलोग्राम से नापते हैं।
तो स्टर्टीवेंट ने अपने गुरु के सम्मान के लिए कहा कि किन्हीं दो जीन के बीच की जो दूरी होगी उसको हम किससे नापेंगे, मॉर्गन से। उन्होंने उस इकाई का नाम दिया मॉर्गन। तो उन्होंने देखा क्या कि जिन जीनों के बीच जीन विनिमय की आवृत्ति ज़्यादा होती है, जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर, तो जब आपको ही पता है कि जब जीन दूर होंगे, उनमें सहलग्नता नहीं होगा, जुड़ाव नहीं होगा, तो वह जल्दी से अदला बदली कर लेंगे। जैसे यहाँ समझते हैं, यहाँ ए और बी जीन के यहाँ काफ़ी दूर पे हैं, ए और सी जीन पास में हैं, तो ए और सी जीन आपस में जल्दी अलग नहीं हो पाएंगे, इनमें अलग होने की संभावना, आवृत्ति ज़्यादा नहीं होगी। जबकि ए और बी के बीच की दूरी अधिक है, तो इनके अलग होने की आवृत्ति ज़्यादा होगी। तो उन्होंने कहा कि जीन विनिमय वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ जीनों के बीच की दूरी क्या होगी, अधिक होगी। तो यदि किसी में, यहाँ पे हम समझते हैं कि यहाँ पे इस गुणसूत्र में दो जीन दिखाए गए हैं, एक पे मॉर्गन पे है, दूसरा 3 मॉर्गन पे है, तो इनके बीच की दूरी क्या है, 2 मॉर्गन है। तो यहाँ पे 2 मॉर्गन है, तो इनके बीच जो जीन विनिमय की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 2% है। तो ये कहा गया कि किसी भी जीन के बीच जो जीन विनिमय की आवृत्ति होगी वही उनके बीच की दूरी होगी। तो यहाँ पे ए बी के बीच की दूरी कितना है, 2 मॉर्गन, तो इसीलिए इनके बीच का जो आवृत्ति है क्रॉसिंग ओवर का, जीन विनिमय का, वो भी कितना होगा, 2%। ठीक इसी तरीके से देखते हैं, यहाँ पे दूसरा मानचित्र है क्रोमोसोम मैप, यहाँ पे जीन सी है और यहाँ पे जीन क्या है, डी है। इनके बीच की दूरी 1 2 3 4, इनके बीच की दूरी कितना है, 4 मॉर्गन, 4 मॉर्गन है। जब इनके बीच की दूरी 4 मॉर्गन है तो इनके बीच जीन विनिमय होने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी, इससे अधिक होगी, क्योंकि यहाँ 2 मॉर्गन है, यहाँ पे 4 मॉर्गन है, यानी जीन विनिमय की संभावनाएं क्या हो जाएगी, डबल बढ़ जाएंगी। तो ये अच्छे से समझ गए कि जिनके बीच मानचित्र में जिनके बीच जितनी ज़्यादा दूरियां होंगी उनमें क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय की आवृत्ति अधिक होगी। यही इस मानचित्र के द्वारा प्रदर्शित हो जाएगा और इससे ये भी प्रदर्शित हो जाएगा कि कौन जीन किससे कितनी दूरी पे स्थित है। आगे पॉइंट समझते हैं। यदि पुनर्योजन की आवृत्ति, पुनर्योजन जिसको हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन की आवृत्ति 50% से कम हो तो वहाँ पे सहलग्नता पाई जाएगी। आपको भी पता है कि मेंडल का जो तीसरा नियम था, स्वतंत्र व्यूहन का नियम, वह सिर्फ मटर पे प्रयोग किया गया, लेकिन जब ड्रोसोफिला पे किया गया तो वहाँ पे 9:3:3:1 का अनुपात नहीं मिला। तब टीएच मॉर्गन ने देखा कि वहाँ पे जो पुनर्योजन, रिकॉम्बिनेशन की जो आवृत्ति थी वो क्या थी, 50% से क्या थी, कम थी। और जहाँ पे पुनर्योजन, रिकॉम्बिनेशन, अदला बदली करने की प्रतिशत 50 से कम हो जाएगी तो वहाँ पे क्या पाया जाएगा, लिंकेज पाया जाएगा, सहलग्नता पाई जाएगी। और जहाँ पे सहलग्नता होगी तो वहाँ पे कभी भी मेंडल के डाईहाइब्रिड क्रॉस का अनुपात नहीं मिल सकता, यानी वहाँ पे 9:3:3:1 का अनुपात नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लिंकेज होगी। तो वहाँ पे अनुपात पाने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, 50% होनी चाहिए। अब क्रोमोसोम मैप से लाभ, इस क्रोमोसोम मैपिंग से क्या लाभ है इसको समझते हैं बिंदुवार। इससे क्रोमोसोम पर जीन की स्थिति प्रकट होती है। इस पॉइंट को समझते हैं कि ये माना ये गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र पे 4 जीन हैं, चारों जीन कौन किसके आगे है, कौन किसके पीछे है, उनके बीच की दूरी क्या है, यह बहुत अच्छी तरीके से क्या हो जाती है, प्रकट हो जाती है और हमको जानकारी मिल जाएगी। अगली बिंदु, यह प्रदर्शित करता है कि कौन सा जीन किस गुणसूत्र पे है। आपको भी पता है कि मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और हर जो गुण हैं वो किसी 1 नंबर पे पाए जाएंगे, 2 नंबर गुणसूत्र पे पाए जाएंगे, 3 नंबर गुणसूत्र पे पाए जाएंगे। इससे हमको ये पता चल जाएगा कि कौन सा जीन किस गुणसूत्र पे स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं। यह उन स्थानों को स्पष्ट करता है जिससे आनुवांशिक बीमारी को भविष्य में हटाया जा सके। आनुवांशिक बीमारी यानी जेनेटिक डिजीजेज, ऐसी डिजीजेज जो डीएनए या गुणसूत्र में कमी के होने के कारण उत्पन्न होती हैं, जो जन्मजात होती हैं, उसको हम क्या कर सकें, उसका इलाज कर सकें, उस जीन को पहचान सकें और उस जीन को हटा सकें।
अगले बिंदु पे आते हैं। इसके द्वारा जीनों के मध्य की दूरी व उनके बीच होने वाले जीन विनिमय की क्या संभावना है, यह प्रकट हो जाती है। यानी यदि हम इस मानचित्र को समझ लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि उन जीनों के बीच क्रॉसिंग ओवर की क्या संभावना है और उनमें संलग्नता कितनी है। यह बहुत अच्छी तरीके से इस मानचित्र को देखने से स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट मेरा सारा वीडियो समाप्त होता है। अब ब्रीफ में इसको समझते हैं कि वास्तव में क्रोमोसोम मैप किस पे आधारित है। क्रोमोसोम मैप आधारित है कि हम एक ही गुणसूत्र पे उनके लिंक समूह यानी लिंक जीनों को एक सीधी रेखा में प्रदर्शित करते हैं और उनके बीच जो जीन विनिमय की जो आवृत्ति होती है उसको उसी के आधार पे उनके बीच की हम दूरी रखते हैं। यदि उनके बीच की आवृत्ति 2 है तो उनके बीच क्या होगी, 2 मॉर्गन दूरी होगी। यदि उनके बीच की आवृत्ति 4 है तो उसकी दूरी क्या होगी, 4 मॉर्गन होगी। और जीन जहाँ पे स्थित होते हैं गुणसूत्र पे उसको लोकस कहते हैं। और उन्होंने क्या किया, मॉर्गन इकाई का प्रयोग किया और जहाँ 50% से कम पुनर्योजन पाया जाएगा वहाँ पे क्या होगा, सहलग्नता लिंकेज होगा। ये आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपको नोट्स बनाना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।